नमस्ते व्यूअर्स। सो टुडेज टाइटल टॉपिक इज अबाउट लेबर लॉ रिफॉर्म्स यानी श्रम कानूनों में सुधार। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लेबर लॉ किस लिस्ट में आता है, यानी लेबर लॉ कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसको हम हिंदी में समवर्ती सूची बोलते हैं। तो इट मीन्स वेयर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन इनेक्ट लॉज। श्रम कानून के विषय पे दोनों यानी केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती है, इसलिए लेबर लॉ का विषय कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो लेबर लॉ रिफॉर्म्स, श्रम कानूनों में सुधार, व्हाई इट इज नीडेड, इसकी क्यों आवश्यकता थी? बिकॉज सेंट्रल लॉज आर मोर देन 40 एंड स्टेट लॉज आर मोर देन 100। सो टोटल दे आर मोर देन 140 लॉज। सो इसके प्रोविजन को पालन करने में काफी कठिनाई होती थी, कॉम्प्लिकेटेड भी था। तो फॉर रिमूविंग एम्बिग्यूटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिफिनीशन एंड मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन की लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि अभी नाउ एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट इस कोड के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वेजेज का डिफिनीशन ले ले तो डेट वेरीज अक्रॉस वेरियस लेजिस्लेशन, चाहे वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट हो, या मिनिमम वेजेज एक्ट हो, या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो, कहीं ना कहीं जो सारे बहुत डिफरेंट एक्ट के तहत जो भी सारे डिफिनीशन है उनको यूनिफाइड किया गया है। सो जिसके फलस्वरूप क्या होगा, ईज ऑफ कंप्लायंस होगा, जिसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। अब व्यापार करने में काफी आसानी होगी। डैट विल अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। तो रोजगार का जब सृजन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं वर्कर के इंटरेस्ट और उनके राइट्स, उनके अधिकारों के साथ समझौता ना हो सके, उनसे रिलेटेड भी प्रोविजन में सुधार करने की आवश्यकता थी। और बहुत सारे जो एक्ट्स हैं जो आर्काइक है, यानी ओल्ड टाइम से हैं, सिंस ब्रिटिश पीरियड से भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता थी, या कहीं ना कहीं आज के परिदृश्य के हिसाब से ही उसको रेशनलाइज करने की भी आवश्यकता थी। इसलिए लेबर लॉ रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी। As a result, Ministry of Labour and Employment, Government of India consolidated 29 central laws into 4 codes। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने 29 एक्ट को 4 कोड में ही समेकित कर दिया है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किनके शासनकाल में, मतलब किनके कौन से लेबर मिनिस्टर थे? तो लेबर मिनिस्टर कौन है अभी प्रेजेंट? संतोष गंगवार। इन्होंने ही इस कोड को इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट कोड इज द कोड ऑन वेजेस, इस जो 4 एक्ट को रिप्लेस किया है। द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जो 9 एक्ट को रिप्लेस किया है, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसने 3 एक्ट को रिप्लेस किया है। एंड द फोर्थ वन इज द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। सो बेसिकली 29 सेंट्रल लॉज आर codified into 4 code. Now, question arises from the perspective of interview that why it is called as a code, not act। तो इसे कोड क्यों कहा गया है, ना कि एक्ट कहा गया है? तो बेसिकली बिकॉज कोड रेफर्स टू द कलेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये एक्ट का समूह है, इसलिए इसको कोड कहा गया है। अब आप इसे भी याद रखेंगे कि कौन से कोड में कितने एक्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली क्या था कि ये 2019 में आया और ये 2020 में आया। तो बेसिकली चारों जो कोड है एक साथ ही आए थे, लेकिन एक एक 2019 में पास हो गया, लेकिन ये जो कोड बिल था, इसमें सर्टेन रिकमेंडेड किया गया था एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। तो फिर ये जो बिल था वो चला गया स्टैंडर्ड लेबर कमेटी के पास, जिसके कारण सुधार करने की आवश्यकता थी, उसमें कुछ चीजें बदलने की आवश्यकता थी। तो फिर ये तीनों कोड जो है, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये 2020 में आया।
तो अब हम लोग पहला कोड को देखेंगे, द कोड ऑन द वेजेज 2019। तो ये जो कोड है ये लोकसभा में कब आया? ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 23 जुलाई 2019 को, और पास हुआ जुलाई 30 को। और राज्यसभा में कब इस पे पास हुआ? 2 अगस्त 2019 को। So basically this code on wages will replaces 4 act. The first one is the Payment of Wages Act 1936, second one is the Minimum Wages Act 1948, and third one is the Payment of Bonus Act 1965, and the Equal Remuneration Act 1976. So we will discuss about what are the prominent changes brought by these reforms as per this code. तो बेसिकली डिफिनीशंस ऑफ जो वेजेस का जो पहले मैंने बताया काफी वो एक यूनिफॉर्म नहीं था, उसको एक यूनिफाइड किया गया है नाउ। तो बेसिकली इस वेजेस के जो डिफिनीशन में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो बेसिक पे होगा, और डियरनेस अलावेंस होगा, और रिटेनिंग अलावेंस होगा। मतलब बेसिक पे मीन्स मूल वेतन हो जाएगा, और डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता किया गया है। रिटर्निंग अलाउंस किसी भी इम्प्लॉय और को रख के पर्टिकुलर टाइमिंग रखने के लिए की पोजीशन के लिए कोई भी अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, उसे ही रिटर्निंग अलाउंस करते हैं। तो अब कौन कौन से वेजेस के कंपोनेंट होंगे? एक बेसिक पे होगा, सेकेंड वन डियरनेस अलाउंस होगा, थर्ड वन रिटर्निंग अलाउंस होगा। और अब कौन कौन से वेजेस के कंपोनेंट नहीं होंगे? तो बोनस पेमेंट, कोई भी बोनस मिलेगा वो पेजेस के अंदर नहीं इंक्लूड होगा। द वैल्यू ऑफ द हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, जो भी कोई हाउस की सुविधा होगी, लाइट या वाटर की फैसिलिटी दी जाएगी, वो भी सारे उसके वैल्यू भी वो वेजेज के अंतर्गत नहीं आएंगे। थर्ड वन इज द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन और प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉयर कोई है और आपके प्रोविडेंट फंड या कुछ पेंशन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन करता है, वो भी वेजेज के पार्ट नहीं होंगे। कन्वेंस अलाउंस मीन्स ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कोई भी वर्कर एम्प्लॉय जो होता है अपने आवास से ऑफिस जाता है तो उसके लिए या बिजनेस पर्पस या उस काम के पर्पस से ट्रेवलिंग करना करना पड़ता है, तो वो सारे भी वेजेस के पार्ट नहीं होंगे। एंड sums paid to the employee to defray special expenses on him by the nature of his employment। एम्प्लॉयर कोई भी खर्चा करता है उस काम के पर्पस से जिसमें वर्कर एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, तो वो भी खर्च जो है वेजेज के पार्ट नहीं होंगे। या एचआरए हो या हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है वो भी वेजेज पार्ट नहीं होगा। या कोई भी रिम्यूनरेशन हो पेबल अंडर द अवार्ड या सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज या ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्राइब्यूनल, ये सारे भी ये वेजेस के पार्ट नहीं होंगे। या कोई भी आप ओवर टाइम का अलाउंसेस मिलता है वो भी वेजेस के पार्ट नहीं होगा। या कोई भी कमीशन मिलता है वो भी परफॉर्मेंस पे, तो वो भी सारे वेजेस के पार्ट नहीं होंगे। या ग्रेट्युटी भी होगा वो भी वेजेस के पार्ट नहीं होगा। या रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन हो या रिटायरमेंट बेनिफिट होगा जो भी किसी एम्प्लॉय को दिया जाता है, वो भी सारे वेजेस के तहत नहीं आएंगे। तो बेसिकली क्या हुआ है कि वेजेस का जो एक यूनिफाइड डिफिनेशन दिया गया है उसमें 3 कंपोनेंट को डाला गया है, बेसिक पे, डीएनएस अलाउंस और रिटर्निंग अलाउंस। उसके अलावा जो भी सारे बोनस हुआ, चाहे हाउस एकोमोडेशन हुए, चाहे ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुए, या कोई एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय पर खर्च किया जाता है किसी काम को लेकर, या हाउस रेंट अलाउंस हो या ओवर टाइम अलाउंस हो, वो सारे वेजेज के पार्ट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं इस वेजेज को डिफिनेशन को कहीं ना कहीं इस कोड के तहत एक यूनिफाइड कर दिया गया है। मतलब अब वेजेज का जो भी डिफिनेशन होगा वो सारे, चाहे पेमेंट वेजेज एक्ट हो, चाहे मिनिमम वेजेज एक्ट हो, चाहे पेमेंट बोनस एक्ट हो, चाहे इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हो, सारे जगह यही फॉलो होंगे। अब देखते हैं कि डिफिनीशन ऑफ एम्प्लॉय, इसको भी काफी एक्सपेंड किया गया है। एम्प्लॉय के डिफिनीशन को भी काफी एक्सपेंड किया गया है। मींस एनी पर्सन एक्सेप्ट अप्रेंटिस एम्प्लॉयड ऑन वेजेज बाय एस्टैब्लिशमेंट टू डू सेमी स्किल्ड, चाहे स्किल्ड हो, चाहे मैनेजरियल, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, क्लरिकल वर्क, और हायर और रिवार्ड विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयड एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऐसा कोई व्यक्ति अप्रेंटिस के अलावा, क्योंकि अप्रेंटिस का एक अलग होता है, अप्रेंटिस एक्ट 1961, उसको अप्रेंटिस को जो प्रशिक्षु उनको अलग गवर्न करता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर बेसिस पर रखा जाता है और वो कोई भी सेमी स्किल्ड काम करे, चाहे स्किल्ड काम करे, या कोई मैनेजरियल करे, चाहे पर्यवेक्षण का काम करे, चाहे व्यवस्थापक का काम करे,
या कोई भी टेक्निकल काम करे, और या वेदर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयड एक्सप्रेस, जो रोजगार की जो शर्तें हो या व्यक्त हो चाहे निहित हो, तो सारे ही एम्प्लॉय में अंदर आएंगे। या कोई भी पर्सन, इस कोड के अंदर क्या किया गया है कि ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन डिक्लेयर टू बी एम्प्लॉय बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कोई भी व्यक्ति अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा उसको डिक्लेयर किया जाता है कि वो भी एम्प्लॉय के अंतर्गत ही आएंगे। लेकिन कौन कौन से एम्प्लॉय के डेफिनेशन अंतर्गत नहीं आते हैं? तो मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस एंड नेवी फोर्सेस, क्योंकि इनके अपना एक्ट होता है, इसलिए ये एम्प्लॉय के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब एम्प्लॉयर में क्या चेंजेस हुआ? इट मीन्स ए पर्सन हु एम्प्लॉयज वन और मोर एम्प्लॉयज डायरेक्टली और थ्रू एनीवन। कोई भी व्यक्ति अगर एक या उससे ज्यादा ही किसी को हायर करता है किसी काम के लिए, तो एम्प्लॉयर कहलाता है। अगर कोई भी अथॉरिटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो या कोई भी स्टैब्लिशमेंट अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से अगर रन करता है, चलता है, तो उस केस में एम्प्लॉयर होंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, या कोई लोकल अथॉरिटी हो चाहे उसमें एग्जीक्यूटिव होंगे, अगर फैक्ट्री में हो तो मैनेजर एंड ओकुपायर एक्ट एज ए एम्प्लॉयर होगा, या अदर एस्टैब्लिशमेंट हो द पर्सन हैविंग अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अफेयर्स इज सेड टू बी एम्प्लॉयर। जिसको पूरे अफेयर्स रिलेटेड जो भी अल्टीमेट सारे काम को देख रेख करते हो, वो सारे ही वैसे पर्सन ही एम्प्लॉयर के कैटेगरी में आएंगे। और नाउ इस एज पर दिस कोड प्रोविजन नाउ कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो एम्प्लॉयर। अब कॉन्ट्रैक्टर को भी एक एम्प्लॉयर ही मानेंगे, या अगर 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 कॉन्ट्रैक्टर की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी इस एम्प्लॉयर के कैटेगरी में आएंगे। अब वर्कर के डिफिनेशन को देखते हैं। मीन्स एनी पर्सन एक्सेप्ट एन अप्रेंटिस एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री एंड टू डू एनी मैनुअल अनस्किल्ड स्किल्ड टेक्निकल ऑपरेशनल क्लर्किकल सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवार्ड वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयड बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। सो बेसिकली वर्कर मीन्स कोई व्यक्ति अगर वो किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है और कोई काम वो अनस्किल्ड करता हो या स्किल्ड करता हो, या कोई टेक्निकल टूल्स को हैंडल करता हो, या ऑपरेशनल काम करता हो, या क्लरिकल काम करता हो, या देख रेख करता हो, तो इसमें इस कोड से क्या चेंजेस हुई है? इसमें वर्किंग जर्नलिस्ट को भी इंक्लूड किया गया है, एंड सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को इंक्लूड किया गया है। तो यही इस कोड से चेंजेस जो हुई है। वर्कर का डिफिनेशन कौन कौन एक्सक्लूड्स होता है? कोई भी अगर मेंबर हो आर्मी एयरफोर्स या नेवी का हो, वो एक्सक्लूड हुआ वर्कर के अंदर अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि अपना इनका अपना एक्ट होता है। या कोई भी व्यक्ति अगर किसी पुलिस सर्विस में हो, या कोई इम्प्लॉय या जेल संबंधी हो, तो उस वो भी वर्कर के डिफिनेशन के अंतर्गत नहीं आ जाता है। या कोई भी व्यक्ति जो कोई मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करता हो, वो भी वर्कर के डिफिनेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। या कोई वैसे व्यक्ति अगर सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम करते हो, लेकिन उनकी वेजेज 15,000 से अधिक हो, वो भी इस वर्कर के डिफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। या कोई अमाउंट नोटिफाइड किया गया हो, या ये जो 15,000 ये कभी कभी चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये सारे जो है ये वर्कर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो एज पर दिस कोड ऑन वेजेज इसमें क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं? एक जो वर्किंग जर्नलिस्ट को इंक्लूड किया गया है, एंड सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को इंक्लूड किया गया है। क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है? कोई भी मेंबर आर्मी एयरफोर्स नेवी के हो, या किसी पुलिस सर्विस हो, या जेल संबंधी कोई इम्प्लॉय हो, वो भी इस वर्कर के अंतर्गत नहीं आते हैं। या कोई व्यक्ति है जो मैनेजरियल कैपेसिटी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करता हो, वो भी वर्कर के डिफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। या कोई व्यक्ति अगर सुपरवाइजर कैपेसिटी में वर्क करते हैं, कोई ऐसे अमाउंट जैसे कि 15,000 यहाँ मेंशन है, अगर इससे ज़्यादा अगर कुछ अर्न करते हैं, तो वो भी वर्कर के डिफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। So next is fixing of minimum wages. Though the code prohibits employers from paying wages less than the minimum wages. ये कोड ये ये अलाउ करता है, किसी भी एम्प्लॉयर को प्रतिबंधित करता है कि वो कभी भी वो मिनिमम वेजेस से कम पेज नहीं कर सकते हैं। जो मिनिमम वेज है उससे कम कभी एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को पे नहीं कर सकता है। और जो मिनिमम वेजेज होगा वो विल बी नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होगा।
और एक इस बेसिस पे होगा टाइम और नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस। और टाइम और कितने आउटपुट प्रोड्यूस करता है, कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उसके आधार पर मिनिमम वेजेज डिसाइड होगा। और जो मिनिमम वेजेज विल बी रिवाइज्ड एंड रिव्यूड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एट एन इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 5 years। 5 साल के अंदर एक बार एक बार या उससे ज्यादा बार रिवाइज कर सकता है वेजेज को, मिनिमम वेजेज को। तो मिनिमम वेजेज कैसे फिक्स होगा? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टेक अकाउंट इनटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज स्किल ऑफ वर्कर्स एंड डिफिकल्टी ऑफ वर्क। सो जो स्किल ऑफ वर्कर के पास जो भी स्किल है या जो काम करता है उसमें कितनी कठिनाई है, उसके हिसाब से मिनिमम वेज फिक्स होगा। तो मिनिमम वेज कोड ऑन वेजेस क्या प्रोवाइड करता है? किसी भी एम्प्लॉयर को ये प्रोवाइड करता है कि आप मिनिमम वेज से कम पे नहीं करेंगे। और मिनिमम वेज कितना होगा ये नोटिफाई कौन करेगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और मिनिमम वेज किस बेसिस पे डिसाइड होगा? टाइम और नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस पे डिसाइड होगा। ये कब रिवाइज होगा? ये ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 years, उसके अंदर ही वेज को, मिनिमम वेज को रिवाइज करना पड़ेगा। और कौन कौन से मिनिमम वेज को फिक्स करते समय कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रखना होगा? वो होगा स्किल ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर के पास जो स्किल है वो होगा। और जो काम कर रहा है उसमें कितनी कठिनाई है उसको ध्यान में रखकर फिक्सिंग होगा किस चीज का? मिनिमम वेजेज का। नाउ फ्लोर वेज। तो अकॉर्डिंग टू द कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स ए फ्लोर वेज टेकिंग इनटू अकाउंट लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स। सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? एक फ्लोर वेज फिक्स करेगा किस किस वो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए। तो ये डिफर करेगा। जैसे कोई मुंबई में वर्कर काम करता होगा तो वहाँ का फ्लोर वेज कुछ अलग होगा। बिहार में कोई वर्कर काम करता होगा तो यहाँ का फ्लोर वेज कुछ अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर को ध्यान में रखते हुए ही सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज को फिक्स करेगी। और जो फ्लोर वेज होगा वो डिफरेंट होगा इन डिफरेंट geographical area. So before fixing the floor wage, the central government may obtain the advice of central advisory board and may consult with the state government. तो जो फ्लोर वेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में डिफरेंट होगा, और वो लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए होगा, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा किससे? स्टेट गवर्नमेंट से, या सजेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से। The minimum wages decided by the central governments, state governments must be higher than the floor wage। और जो मिनिमम वेज जो डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो फ्लोर वेज से अधिक होगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मिनिमम वेज हायर होगा किससे? फ्लोर वेज से। In the case existing minimum wages fixed by the central state governments are higher than the floor wage, तो they can't reduce the minimum wages। अगर किसी केस में अगर मिनिमम वेजेज जो फिक्स किया गया है वो फ्लोर वेज से ज्यादा है, तो उसको आप मिनिमम वेज को आप कम नहीं कर सकते हैं। तो इस इस फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेज एंड फ्लोर वेज से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है? एक कोड क्या प्रोवाइड करता है? किसी भी एम्प्लॉयर को वो मिनिमम वेज से कम पे नहीं कर सकता है। और मिनिमम वेज नोटिफाई कौन करेगा? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और किस बेसिस पे होगा? वो टाइम कितने देर तक काम कर सकता है या इसके आधार पे हो सकता है, या नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस कितने करता है इसके आधार पे हो सकता है। और मिनिमम वेजेस कब रिवाइज होगा, रिव्यू होगा? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 5 साल से अंदर ही करने पड़ेंगे। और फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेस करते समय क्या क्या ध्यान देना होगा, कौन कौन से फैक्टर को ध्यान देना होगा? जो वर्कर के स्किल को ध्यान रखना होगा, और उस वर्क को करने में कितनी कठिनाई होती है इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। आज पर दिस कोड फ्लोर वेज में क्या क्या करना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स ए फ्लोर वेज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लोर वेज को फिक्स करेगी, वो किस चीज को ध्यान में रखते हुए फिक्स करेगी? लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर को करेगी। और जो कि फ्लोर वेज क्या होगा? डिफरेंट होगा इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज में। और किन से कंसल्ट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के विद हेल्प से वो फिक्स करेंगे। और जो मिनिमम वेजेज होगा वो हायर होगा किससे? फ्लोर वेज से हायर होगा। अगर मिनिमम वेजेज फिक्स बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर हायर है
फ्लोर बेस से तो वो मिनिमम वेज को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द की पॉइंट्स। अब नाउ रिमूवल ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट। तो प्रीवियसली द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट क्या था, अगर 29 अगस्त 2017 का अगर देखें तो नोटिफिकेशन को, उसमें कोई एम्प्लॉय अगर अगर वेजेज ड्रॉ करता है और वो 24,000 से कम ड्रॉ करता है तो सारे वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंतर्गत वो कवर एम्प्लॉय कवर होते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है, द कोड मेक नो मेंशन ऑफ एनी सच थ्रेशोल्ड। अब इसने कोई एक ऐसा अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पेमेंट ऑफ वेजेज प्रोविजंस इन द कोड विल एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉय अक्रॉस द बोर्ड। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सारे एम्प्लॉयज पे ही लागू होगा। कोई कोई यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड जो पहले 24,000 का था वो उसको हटा दिया गया है। अब नाउ ओवर टाइम। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स दैट कंस्टिट्यूट अ नॉर्मल वर्किंग डे। तो एक नॉर्मल वर्किंग डे के लिए कितने आवर्स किसी वर्कर्स एम्प्लॉय को काम करना होगा, एक फिक्स करना होगा। अगर वो वर्क डे नॉर्मल वर्किंग डे से अगर एक्सेस काम करता है तो ओवर टाइम वेज के लिए वो अलाउ करता है। और उसका रेट क्या होगा, ट्वाइस द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेज। जो भी वेजेज मिलता है उसे नॉर्मल रेट ऑफ वेजेज से दुगुना ओवर टाइम के लिए देना पड़ेगा। नाउ पेमेंट ऑफ वेजेज। तो wages will be paid in coins, currency notes, and by check, and by crediting to the bank account या through electronic mode. And the wage period will be fixed by the employer either daily, weekly, fortnightly और monthly. और जो वेज पीरियड जो होगा एम्प्लॉयर के द्वारा जो फिक्स होगा, या तो वो डेली पे कर सकता है या साप्ताहिक पे कर सकता है या 15 दिन में या एक मंथ में। ऐसा ये भी काफी प्रोमिनेंट है क्योंकि एक नया सेक्टर इवॉल्व हो रहा है जिसको हम बोलते हैं गिग इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, जो भी वर्कर्स जो होते हैं, इसको फर्दर डिटेल में हम कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। इसमें क्या होता है, जो भी जैसे सपोज दैट अगर स्विगी जोमेटो को ही ले ले तो उसमें वो मंथली उनका पेमेंट नहीं होता है। वो भी उनके जो भी डिलीवर करते हैं, मील डिलीवर करते हैं तो डेली पे होता है। और इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेक्टर इवॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक वेज पीरियड को भी एम्प्लॉयर को ही फ्रीडम दे दी गया कि अपना वो फिक्स कर ले, या तो डेली पे करें या वीकली करें या 15 दिन में करें या मंथली करें। डिडक्शन क्या क्या इस कोड के अंतर्गत डिडक्शन कर सकता है। एंड एम्प्लॉयज वेजेज में बी डिडक्टेड ऑन ए सर्टेन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग फाइन्स, absence फ्रॉम ड्यूटी, एकोमोडेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयर, रिकवरी ऑफ एडवांसेस गिवन टू एम्प्लॉयर। या कोई फाइन के रूप में डिडक्ट हो सकता है, या आप अगर ड्यूटी से लगातार एब्सेंट रहता है तो वेजेज में से डिडक्शन हो सकता है। या कोई एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया हो तो उसका उससे वेजेज में से डिडक्शन हो सकता है। या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट एडवांस में दिया गया एम्प्लॉय को, उससे हो सकता है। लेकिन दिस डिडक्शन शुड नॉट बी एक्सीड 50% ऑफ एम्प्लॉय टोटल वेज। तो अगर 300 रुपये है तो मैक्सिमम 250 रुपये ही डिडक्ट हो सकते हैं। Determination of bonus. All employees whose wages do not exceed a specific monthly amount notified by central or state government will be entitled to the annual bonus. तो एक फिक्स अमाउंट में अगर उससे ज्यादा और नहीं करता, ड्रॉ नहीं करता है तो वो एनुअल बोनस का हकदार होगा। और मिनिमम बोनस कितना मिलेगा, 8.33% ऑफ हिज वेजेज मिलेगा और मैक्सिमम 20% ऑफ हिज एनुअल वेजेज मिलेगा। ठीक। अब नाउ disqualification for bonus. An employee will be disqualified from receiving bonus under this code if he is dismissed from the service. अगर कोई एम्प्लॉय अगर अपने सर्विस से डिसमिस किया गया है और किस कारणवश, या किसी फ्रॉड में पकड़ाया हो, या कोई वायलेंट बिहेवियर उस इस्टेब्लिशमेंट के प्रीमाइसेस में किया हो, या थेफ्ट या मिस एप्रोप्रिएशन या सैबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट को क्षति पहुंचाया हो, या कन्विक्टेड हो सेक्सुअल सेक्सुअल हरासमेंट में वो दोषी पाया गया हो, तो वो बोनस के हकदार नहीं होगा। अब नाउ इक्वल रेमुनरेशन includes provisions prohibiting discrimination on grounds of gender with respect to wages by employers with respect to same work or work of similar nature done by the employees, and
with respect to the recruitment of employees for the same work or work of a similar nature। इसमें क्या किया गया है, इसमें इंक्लूड किया है इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, या रिक्रूटमेंट करते समय या अगर वो सेम वर्क करता हो जिसमें सिमिलर वर्क ऑफ सिमिलर नेचर हो, जिसमें स्किल एफर्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम हो, तो उस केस में रिम्यूनरेशन देते समय कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा। अब इरेस्पेक्टिव ऑफ ग्राउंड्स ऑफ जेंडर कर दिया, मीन्स अब रिक्रूटमेंट हो या वेजेस देते समय मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो या ट्रांसजेंडर हो, तो अब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे रिक्रूटमेंट करते समय हो चाहे वेजेस देते समय हो। अगर वो सेम वर्क और सिमिलर नेचर ऑफ वर्क करते हैं जिसमें कि स्किल एफर्ट और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेम लगती हो, तो उस केस में एम्प्लॉयर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो काफी ये ओपन कर दिया है, तो कहीं ना कहीं चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो या ट्रांसजेंडर हो, तो सबके लिए एक्ट एप्लीकेबल हो गया है। ऑफेंसेस, द कोड स्पेसिफाइज पेनाल्टी फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय एम्प्लॉयर। अगर कोई भी एम्प्लॉयर जो है अगर कोई अपराध कमिट करता है, तो जैसा कि अगर वो पेइंग लेस देन द ड्यू वेजेज, तो दी मजदूरी है उससे कम भुगतान करता हो, या फॉर कॉन्ट्रावेनिंग एनी प्रोविजन ऑफ द कोड, इस कोड के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करता हो या पालन नहीं करता हो, तो उसे पेनाल्टीज मिलेगा। जो कि पेनाल्टी डिफर करता है, वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का किस किस्म का वो अपराध किया है। तो मैक्सिमम जो पेनाल्टी होगा 3 मंथ की या तो कारावास हो सकती है, जेल हो सकता है, या फाइन along with फाइन विथ अप टू 1 लाख रुपए, या और 1 लाख रुपए का फाइन लग सकता है। तो मैक्सिमम जो पेनाल्टी होगी 3 मंथ की जेल की सजा और एक मैक्सिमम 1 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे। कब? अगर वो कोई ऐसा अपराध करता हो जैसा कि अगर वो दिन मजदूरी से कम भुगतान करता हो या इस कोड के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता हो। एंड नाउ अपील, अगर और जो ऑर्डर पास किया गया हो, जैसे ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पास से अगर वो पर्सन एग्रीव्ड है, व्यथित है, तो क्या कर सकता है, उस फैसले से असंतुष्ट है, तो क्या करेगा, वो अपील कर सकता है। कहाँ पे? एपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकता है। कब कर सकता है? विद इन 90 डेज। जब ऑर्डर पास किया गया उससे 90 डेज के अंदर वो अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास सकता है। 90 डेज के बाद भी अगर कर सकता है, अगर अपीलेट जो अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई है किसी कारणवश, या सफिशिएंट कॉज, अगर वो सेटिस्फाई है कि यहाँ अपील में जो देरी हुई है उसका कोई रीजन है, तो वो आफ्टर 90 डेज भी अपीलेट अथॉरिटी जो है वो इंटरटेन कर सकती है वो अपील को। उसके बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद अपीलेट अथॉरिटी को 3 महीने के भीतर ही उस अपील को निपटाने का प्रयास करना होगा। सो these all are the basic prominent changes brought by this code। तो यही यहीं पे द कोड ऑन वेजेस 2019 खत्म होता है।